हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एल्कीन की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि एल्कीन का जो आपेक्षिक स्थायित्व होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के बारे में भी पढ़ा था। तो एक बार हम फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसे डेल एच से प्रदर्शित करते हैं। किसी एल्कीन के लिए एल्कीन हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना अधिक होता है वह एल्कीन उतनी ही अधिक अस्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान किस पर निर्भर करता है? जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनके प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों रिएक्टेंट जितनी जल्दी रिएक्शन करेंगे उसके लिए डेल एच का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और अब अगर ये दोनों जल्दी से रिएक्शन करेंगे इसका मतलब जो हमारी एल्कीन होगी वो अस्थायी होगी, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा अस्थायी होगी वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगी और उतनी ही डेल एच का मान ज़्यादा होगा। इसलिए जो डेल एच का मान होता है वो एल्कीन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। यानी जो एल्कीन जितनी ज़्यादा अस्थायी होगी वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके उतने ही ज़्यादा क्या करेगी, अगर जल्दी रिएक्शन करेगी तो उतने ही ज़्यादा डेल एच का मान बढ़ेगा। इसके एग्जांपल देखे थे हमने कल। हमने देखा था कि जो हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन होता है वो सिस टू ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। आज हम देखेंगे कि ये जो ट्रांस टू ब्यूटीन है वो सिस टू ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन की तुलना में क्यों स्टेबल है, और जो सिस टू ब्यूटीन है वो 1 ब्यूटीन की कंपैरिजन में क्यों स्टेबल है। तो देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ट्रांस टू ब्यूटीन है सिस टू ब्यूटीन की अपेक्षा 1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी है। हमने देख रहे हैं कि ये इसकी अपेक्षा क्या है, 1 किलो कैलोरी प्रति मोल स्थायी है। तथा जो 1 ब्यूटीन है तथा ट्रांस तथा सिस टू ब्यूटीन से क्रम से 2.7 KCl प्रति मोल व 1.7 KCl प्रति मोल कम स्थायी है। ठीक है, अब देखते हैं कि जिस एल्कीन में द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है उसके लिए डेल एच का मान उतना ही कम होता है, अर्थात वह एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्थायी होती है। ये लाइन क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है, एल्कीन है, उसके अंदर डबल बॉन्ड से बंधित जो कार्बन परमाणु होते हैं उन पर एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वह एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर एल्कीन स्टेबल होगी तो उसकी डेल एच का मान क्या होगा, कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्कीन का जो स्थायित्व होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल एच के मान के। ठीक है, तो इसलिए जो डेल एच का अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगी तो इसके लिए डेल एच का मान उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल देखो, ये जो हमारी एल्कीन है इसके जो दो कार्बन है डबल बॉन्ड से बंधित जो कार्बन है इसके पास 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 और इस कार्बन के साथ 2। तो ये जो एल्कीन है और ये जो एल्कीन है इसके अंदर ये जो कार्बन परमाणु है इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और एक देखो इसके अंदर ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और चौथे एग्जाम्पल के अंदर एल्किल इसके अंदर सिर्फ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन। ये क्या ऐसी अवस्था है, ये ट्रांस अवस्था है। हमें पता है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये क्या होती है, सममित होती है। ठीक है, और जो सिस होती है वो क्या होती है, सम्मित नहीं होती है। वैसे ये एग्जाम्पल सम्मित का नहीं है, ये आइसो का है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एल्कीन है यानी कि एल्किल ग्रुप पर एल्कीन का स्थायित्व किस प्रकार डिपेंड करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अति संयुग्मन पाया जाता है। क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, अति संयुग्मन पाया जाता है। अति संयुग्मन के कारण ये जो एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, जिनके ऊपर एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। अब देखो अति संयुग्मन क्या होता है, ये एक प्रकार का अनुनाद ही होता है, एल्कीनों के अंदर पाया जाता है। एल्कीनों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो, इसको अगर खोल के बताऊं तो कार्बन और कार्बन डैश, यहाँ एक बार CH3 डबल बॉन्ड कार्बन डैश CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पर ये अनुनाद क्या होता है कि कार्बन एल्कीन के डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन और उसके जस्ट पास वाले कार्बन
पर जो हाइड्रोजन होती है और उस एल्कीन के डबल बॉन्ड के मध्य क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, अतिसंयुग्मन कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और यहाँ ये H प्लस के रूप में रहता है। और ऐसा ही ये इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अब ये जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 4 क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो कार्बन है ये अनुनाद ये जो कार्बन है दोनों, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इन तीनों कार्बन, इन चारों एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अगर ये चारों के साथ अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अब अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा बनेगी, एल्कीन क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा स्थायी होती है। अनुनाद को अगर आपको समझना है या अतिसंयुग्मन को अच्छे से समझना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बना दिया है। तो इसके एक बार फिर से बता देती हूँ कि अतिसंयुग्मन क्या होता है, कि जो कार्बन होता है, द्विबंध से बंधित कार्बन होते हैं, उनके पास जस्ट पास वाले कार्बन के पास यदि कोई हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के साथ क्या करती है, अनुनाद प्रदर्शित करती है। अनुनाद के अंदर क्या होता है, एक बार के लिए जो डबल बॉन्ड होता है वो इस कार्बन के पास आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन को प्लस चार्ज के रूप में निकाल देता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। इसके कारण यहाँ पर जो सभी एल्कीन होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड के गुण आने के कारण ये क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। अब यहाँ पर 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इसके अंदर 3 है तो इसकी कंपैरिजन में कम अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इसके अंदर 2 ही है तो इसके अंदर और कम अनुनादी संरचनाएं बनेगी, और इसके अंदर भी 2 है तो इसके अंदर भी और कम अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।